पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने किया था, ठीक है। उसके बाद क्या आगे हेडिंग किया था बेटा? चीज पहले दोनों हो गया था ना, ईडी करंट लिखा था, हेडिंग पड़ा था। देखिए बेटा ईडी करंट हम लोग कर रहे थे लास्ट में। थोड़ा सा कर एक्सप्लेन कर दिया गया था ईडी करंट क्या होता है। क्या था बेटा ईडी करंट? हिंदी में वालों ने पढ़ा होगा भावार्थ धाराएं, पढ़ा है? क्या होता था? याद है किसी को? कल अभी थोड़ा समझा भी दिया था, लिखान ठीक है, लिखाया नहीं गया था, आपको समझा भी दिया गया था ईडी करंट क्या होता है। जो किसी, अगर आपको कोई भी मेटेलिक स्लैब को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो या स्लैब को इंसर्ट और क्या आउटवर्ड किया जाए, तो उस कंडीशन में एक बेटा सर्कुलर फॉर्म में करंट डेवलप होता है, उसी को टर्म दिया था क्या आपने? ईडी करंट कहते थे बेटा। तो लिख लीजिएगा ईडी करंट। तो गर्मी होने लगी यार। हाँ हाँ, देखिए व्हेन ए चेंजिंग magnetic flux is applied, when a changing magnetic flux is applied, when a changing magnetic flux is applied to a bulk piece of conducting material, to a bulk piece of conducting material, bulk, when a changing magnetic flux is applied to a bulk piece of conducting material, bulk piece of conducting material, then circulating current developed is called eddy current. Then circular current develop या circulating current develop is called eddy current. Eddy current देखिए, which are induces in the material, which are induces in the material, which are induces in the material, जो मटेरियल में आपका इंड्यूस हो रहा है बेटा, induces in the material, because the, which are induced in the material, because the resistance of bulk, because the resistance of bulk conductor, resistance of bulk conductor is usually low, resistance of bulk conductor is usually low, is usually low. आगे लिखिएगा ईडी करंट, नेक्स्ट लाइन लिखना बेटा, ईडी करंट ऑफ्टन हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, often have large magnitude and hence heat up the conductor, and hence heat up the conductor. मतलब जो आपका एडी करंट होता है बेटा, उसकी वैल्यू इतनी लार्ज होती है कि कंडक्टर को क्या कर देता है, वो हीट कर देता है, ठीक है, एंड हैंस हीट अप द कंडक्टर। तो उस कंडीशन में कंडक्टर को क्या करेगा, वो हीट कर देता है। तो यहाँ से दिखा लेते हैं, उसी को टर्म दिया जाता है बेटा एडी करंट। क्या बोलेंगे उसे? एडी करंट कहते हैं, ठीक। आगे लिखिएगा, अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, इसी को जैसे आपको बोला था कल कि जहां पानी जो लार्ज स्पीड से चलती है, जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता था, रेनॉल्ड्स में, रेनॉल्ड्स नंबर से क्या उसकी वैल्यू जब 3000 के क्लोज पहुंच जाती है, तो उस केस में आपको वहां पे पड़ा था कौन सा करंट, एक टर्बुलेंट फ्लो पड़ा था, ठीक। तो उस केस में भी आपका वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करने लगता है। ऐसे ही यहाँ पे
किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई मेटेलिक स्लैब को रखते हैं तो उस कंडीशन में वहां पे एक सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, डेवलप होता है, उसी को ईडी करंट कहते हैं, और इन्हीं को जो बनते हैं उसी को ईडीज कहा जाता है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, दीज आर सर्कुलेटिंग करंट, these are circulating current, these are circulating current like EDs, EDDIS, EDs in water, like EDs in water, like EDs in water, हो गया, like EDs in water। आगे लिखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था बेटा वो फोकाल्ट साइंटिस्ट थे, फोकाल्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसीलिए एडी करंट को फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो टर्म्ड एज फोकाल्ट करंट ड्यू टू इट इज ऑब्जर्व्ड बाय फोकाल्ट। फोकाल्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था, इसीलिए अपने नाम पे इसी को फोकाल्ट करंट टर्म दिया था, ठीक। तो उसी को फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। एक बार पॉइंट के कैसे नोट कर लीजिए, हाँ देखिए, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी करंट, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ईडी करंट was given by Foucault, F-O-C-A-U-L-T, Foucault, hence it is also named as Foucault current, also named as Foucault current बेटा। अब जिसमें भी जिस मेटेलिक स्लैब में बेटा ईडी करंट डेवलप होता है ना, वहां पे चूंकि हीटिंग होती है, यानी कि हीट के फॉर्म में हमारी जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो किसी के फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, वहां पे लॉस होता है, ठीक। इसीलिए अगर लॉन्ग टाइम तक आपका किसी भी कोई मेटेलिक स्लैब है उसमें ईडी करंट लार्ज अमाउंट में अगर डेवलप हो तो उस स्लैब के मेल्टिंग के चांसेस होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे गर्मी के टाइम पे वैसे अपने यहाँ जो लगाया जाता ट्रांसफार्मर होता है वो आपका कैसा बोला गया था कि इसमें थिन स्ट्रिप से मिलकर बनाया जाता है, पतली पतली क्या स्ट्रिप से मिलकर बनाई जाती है, एक सिंगल स्लैब नहीं होता है उसके आगे इसमें, ठीक है। जो हमारा ट्रांसफार्मर का कॉइल यानी कि कोर होता है, कोर में हम लोग क्या लगाते हैं, थिन स्ट्रिप्स लगाई जाती है इंसुलेटिंग, वो इसीलिए लगाई जाती है जिससे ईडी करंट की वैल्यू बेटा मिनिमाइज किया जा सके। अदरवाइज बार बार आपका क्या ट्रांसफार्मर के क्या करने के ओवर हीट होकर बर्न करने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक। उसके बावजूद भी अगर बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग टाइम तक यूज होता है तो कभी कभी ट्रांसफार्मर में जो फ्यूल भरा होता है, अब देखो उसमें ऑयल भरा जाता है टेम्परेचर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक। तो उस केस में वो ओवर हीटिंग हो जाती है और ओवर हीटिंग होकर उसमें क्या कर जाता है, आग लग जाता है। तो अगर इमीडिएटली बुझा दिया जाता है तो खाली आपका क्या जो उसमें फ्यूल होता है यानी ऑयल जो भरा जाता है वही आपका क्या होता है, डैमेज होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर चलता रहा तो आपकी कोर मटेरियल भी अंदर की सर्किट भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक। तो अगर नॉर्मली कुछ टाइम में ही बुझ जाता है तो उस केस में फिर से रिप्लेस करके जाता है, वो वही ट्रांसफार्मर आपका क्या रिपेयर करके फिर से वापस कर देते हैं। और पता घंटों घंटों चलता रह गया तो क्या होगा, कोर आपका जब मेल्ट कर जाएगा तो उस कंडीशन में फिर वो बेकार हो जाता है, फिर यूजलेस हो जाता है, ठीक। तो कंडीशन जो आपकी होती है यहाँ पे उसी के लिए आप थिन स्ट्रिप की बनाई जाती है, पूछा जाता है ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिप्स नॉन इंसुलेटिंग थिन स्ट्रिप। तो रीजन उसका आपका होता है फॉर रिड्यूसिंग द क्या, ईडी करंट। तो ईडी करंट की वैल्यू को बेटा रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक। और आप देखते होंगे गर्मियों में कुछ टाइम के बाद, अभी देखिए कोई हो सकता है लौट से 2 लोग और पहुंचे हैं, चलिए आएंगे दे दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका गर्मी के टाइम पे इसीलिए कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद आपको बीच बीच में 2-4 मिनट की लाइट क्या कर दी जाती है, ट्रिप हो जाती है, ठीक। तो लोग कहते हैं 5 मिनट तक क्या पता नहीं क्या काट के क्या बचा लेते हैं। वो इसलिए नहीं काटते हैं कि 5 मिनट बिजली बहुत बच जाती है, वो हीटिंग को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आपको क्या हुआ बीच बीच में आपका जब क्या गर्मियों के टाइम में कट करती है सप्लाई, उसका रीजन होता है कि जिससे आपका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का भी गर्मियों में क्या होता है, हाई होता है, तो लॉस ऑफ हीट जो आपका होगा वो स्लो हो जाता है। दूसरी चीज आपकी होती है कंजम्पशन बढ़ जाता है,
तो उस केस में हीटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उन दोनों चीज़ों को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ही बीच में 2-4 मिनट के लिए आपका क्या होता है, लाइट ट्रिप करती है। तो उसका कॉन्सेप्ट आपका वही होता है जिससे आपकी ओवर हीटिंग ना होने पाए। ठीक है, तो लिखिएगा बेटा, क्या लिख लिया है, फोकार्ड कर्व कहते हैं, लिखिएगा। एरो लगा के पॉइंट बना के एरो लगाइए, नोट करिएगा, लिखिए। द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट, द प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट in a metallic block, production of eddy current in a metallic block, in a metallic block leads to the, in a metallic block leads to the loss of electric energy, leads to the loss of electric energy in the form of heat, loss of electric energy in the form of heat, loss of electric energy in the form of heat। ठीक, loss of electric energy in the form of क्या हो गया बेटा, हीट के फॉर्म में आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, उसमें लॉस होता है। ठीक, अब इसी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट करें, पूछा जाता है कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एडी करंट की वैल्यू को, तो लिखिएगा by laminating या लेमिनेशन कर लो, बाई लेमिनेशन या लेमिनेटिंग जो भी कर लो, बाई लेमिनेशन कामा स्लॉटिंग प्रोसेस, SLOTTING, स्लॉटिंग प्रोसेस, स्लॉटिंग प्रोसेस। The value of eddy current will be reduces, so loss of energy in the form of heat, loss of energy in the form of heat, loss of energy in the form of heat will also reduces, loss of energy in the form of heat will also reduces। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, आपकी जो लॉस आपकी एनर्जी की होती है हीट के फॉर्म में, उसकी वैल्यू रिड्यूस कर लिया जाता है, उसके बेस पे आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए आपका क्या, जहाँ पे स्लैब की रिक्वायरमेंट होती है, तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए या तो स्लॉटिंग प्रोसेस जानते क्या होता है बेटा, कटिंग कर देते हैं। स्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा स्लैब था, हम यहाँ से तो ऐसे कट कर नहीं सकते यार, मान लो ये कोई स्लैब है ना, अब इस स्लैब में क्या होता है, अगर पूरा ये ऐसे फ्लैट रहता है बेटा, तो उस केस में एडी करंट के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो स्लॉटिंग में क्या करते हैं ना, इसके ऐसे बीच बीच में कट कर लेते हैं। देखो ये बीच बीच में क्या कर दिया गया, कट कर दिया। जब कट कर देंगे तो जो एडी करंट जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे बीच बीच में कटिंग कर देते हैं। तो जो पोर्शन बचा हुआ है ये बीच में हमारा कट हो गया बेटा, इसी प्रोसेस को हम लोग स्लॉटिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, स्लॉटिंग। यानी कि कोई भी स्लैब है उसे क्या कर दिया जाए, स्ट्रिप के फॉर्म में कट कर दिया, ब्रेक कर दिया जाए, जिससे एडी करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, रिडक्शन हो सके। तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा स्लॉटिंग। ठीक, तो बनाना चाहे बना लीजिए, अदरवाइज कोई वो नहीं है। तो ये केस आपका होता है, उसी को टर्म देंगे हम लोग स्लॉटिंग। स्लॉटिंग करने पे आपका जो जनरेट हो जाता है एडी करंट, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो जाएगा। अब देखो जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हर का कहीं ना कहीं कुछ यूज भी होता है। ठीक, कहीं कहीं उससे कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी क्या होते हैं। क्या हो गया जी, दवा लेके कहाँ से,
यहीं से आना कदम बताइए, दबा लेंगे नीचे, दबा लेंगे जाना। अच्छा नीचे जाना है। तो उस केस में क्या होता है, उसी को हम लोग क्या टर्म देते हैं बेटा, ईडी करंट। अब यहाँ पे मेन काम क्या है, ईडी करंट तो हमारी एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने फ्रिक्शन पढ़ा था बेटा, फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा है, उसमें हमारी एनर्जी लॉस होती थी, बट फिर भी आपके प्रॉपर मोशन के लिए क्या है, कंपलसरी है। अगर फ्रिक्शन ना हो रोड में तो प्रॉपरली मोशन भी पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस भी कुछ हम लोग ईडी करंट का करते हैं। तो हेडिंग सब हेडिंग बना लेना, एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, application of ED current, application of ED current। हो गया। देखो मोस्टली बेटा ईडी करंट हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल होता था, ऐसे ही ईडी करंट भी क्या है आपका हार्मफुल है, बट उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे हम लोग उसका यूज करते हैं। तो लिखिएगा पहला इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक बेटा ब्रेक, हो गया। लिखिएगा इसमें आपका ये थोड़ा डिटेल कर दिया, तो नाम ही लिख लिया, बस नाम ही पूछा जाता है कहाँ पे एप्लीकेशन है, लिखवा दे शॉर्ट में, लंबा होगा लिख लिया, जैसा जो पूछे जाता है मैंने उसको लिख लिए। लिखिए देखो जब ट्रेन होता है बेटा, जब ट्रेनें चलती हैं तो उस केस में उसका व्हील्स एयर में पास आउट होता है। आप देखते हो जब ब्रेक लगाते हैं ना, आपके बाद जब जाइएगा जर्नी वगैरह करने ट्रेन से, तो उस केस में आप देखेंगे कि व्हील्स के सराउंडिंग में, जैसे आपने अगर गाड़ी की क्या सर्विसिंग कराने गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, ब्रेक शू लगा होता है। जो ब्रेक शू होता है उसके ऊपर एक पैड होता है, वो मेटेलिक नहीं होता है, जो आपको रिम पे यानी कि जो फ्रेम होता है उस पे जाके टच करता है। ऐसे ही ट्रेन में आपको जो व्हील्स होती है, व्हील्स के ऊपर एक क्या होता है, ब्रेक शू होता है, लेकिन वो मेटेलिक होता है, पूरा मेटल का ही होता है। जब ब्रेक लगाते हैं तो वो जाके उस व्हील पे क्या करता है, टच करता है, और उसकी वजह से फिर हमारा क्या करता है, ट्रेन आपकी रुकती है। ठीक, तो उस केस में जब आपका रोटेशन होता है ना, तो वहां पे मैग्नेटाइज हो जाता है, और क्या उसमें क्या ईडी करंट का जनरेशन होता है, और जो उस जनरेशन की वजह से क्या करता है, वो उसको रोकने में हेल्प करता है। तो लिखिएगा when train is running, when train is running, when train is running, its wheel is moving in air, when train is running its wheel is moving in air, its wheel is moving in air, and when the train is to be stopped, when the train is to be stopped by electric brake, by electric brake, the wheel is made to move, the wheel is made to move, wheel is made to move in a field created by electromagnet, in a field created by electromagnet, in a field created by electromagnet, आगे लिखिएगा ईडी करंट induces in the wheel, ED current induces in the wheel, ED currents induces in the wheels due to the changing flux, due to the changing flux, due to the changing क्या बेटा flux opposes the cause जिससे कार उत्पन्न हुआ है, opposes the cause
and stop the train. Opposes the cause and stop the train. Opposes the cause and stop the train. ठीक, उसके कारण क्या करेगा, ठीक है, उसका अपोज करेगा जिसकी वजह से डेवलप हुआ है, और ट्रेन को फिर क्या करता है, वो रोक देता है। ठीक, अगला लिखिए यहाँ नेक्स्ट, इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, आजकल जो हम लोग इंडक्शन यूज करते हैं बेटा, इंडक्शन फर्नेस, अरे इंडक्शन चूल्हा आता है ना, वही कॉन्सेप्ट जो हमारा वहां यूज होता है, इंडक्शन फर्नेस। देखिए, जूल से हीट, हाँ बेटा अरे तो बंद कर देंगे, जूल से हीट लिखिए, जूल से हीट, जूल से ला पड़ा था ना हीटिंग के लिए, ठीक, JOULES, जूल्स, जूल्स हीट causes the, जूल्स हीट causes कारण बनता है, causes the melting of a metal piece placed in rapidly changing magnetic field, placed in rapidly changing magnetic field, placed in rapidly changing magnetic field, changing magnetic field। ठीक, अब बाकी नाम लिख लो बेटा। आपने स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा होता है, क्या होता है, स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर आपका होता है वो भी इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। जब वो रोटेट करेगा, उस रोटेशन की वजह से हमारा क्या होता है, वहां पे ईडी करंट का डेवलपमेंट होता है। तो नाम खाली लिख लीजिए। अगला स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर पॉइंट खाली लिख लो ऐसे नाम, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट एनर्जी मीटर, अब तो फिलहाल ये यूज नहीं होता। ये एनर्जी मीटर एग्जाम्पल तब लिया जाता था, अगर आपने पहले देखा होगा पुराने टाइम का जो मीटर होता था, पुराने टाइम वाला अगर घर में मीटर होता था तो उसमें देखो ऐसा एक व्हील रोटेट होती थी, देखा है किसी ने? अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगा। ठीक, पहले के टाइम पे एक पुराना जो मीटर होता था उसमें बेटा एक ऐसे व्हील होता था, वो रोटेट होता था। उसके रोटेशन के बेस पे काउंट किया जाता था नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, जो व्हील रोटेट होता था उस रोटेशन के बेस पे काउंटिंग होती थी, और वहां पे भी हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता था कि आईडी करंट का। ठीक, तो लिख लीजिएगा स्पीडोमीटर कमा एनर्जी मीटर। बट आज वाला नहीं, ध्यान रखना, आज का तो ब्लिंकिंग के बेस पे वो काउंटेबल होता है। ठीक, पहले का उसके रोटेशन के बेस पे काउंट होता था, 100 रोटेशन करने पे 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती थी। तो वो जितना तेजी से उसकी हिंदी में कहते हैं चरखी नाच रही है, उतना तेज आपके यहाँ सप्लाई यूज हो रहा है। अभी जैसे होता है मीटर में, आपके घर पे लोड वाले कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, देखो ब्लिंकिंग का रेट बढ़ जाता है। जो मीटर में आपको क्या ग्रीन रेड कलर की होती है ना, ब्लिंकिंग होती है, तो ब्लिंकिंग का रेट क्या होता है, जब लोड वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज ऑन करते हो तो देखो उसका ब्लिंकिंग का रेट है, यानी वो जल्दी जल्दी ब्लिंक करने लगता है। और जब आपका क्या होता है, कोई हैवी लोड नहीं यूज होता तो उसके इसमें स्लोली आपकी ब्लिंकिंग होती है। तो ऐसे ही पहले जो मीटर हुआ करते थे पुराने, उसमें जो व्हील रोटेट होती थी, जब आपका लोड बढ़ाते थे तो व्हील का रेट क्या होता था, बढ़ जाता था। ठीक है, तो कंडीशन आपके उस रोटेशन के बेस पे हुआ करता था। लेकिन उसमें पहले के टाइम पे लोग बड़ा जुगाड़ भी लगा लेते थे, उसको क्या ऊपर से कवर हटा के रोक भी लेते थे, या शॉर्ट सर्किट करा के वहां से डायरेक्ट कर देते, तब भी वो चलता नहीं था। तो हमारा हिंदुस्तान बड़ा जुगाड़ वाला है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हटा के क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। ठीक है, इसमें भी लोग जुगाड़ लगा लेते, मैग्नेट लगा के। हैं ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए अब क्या कर दिया, प्रीपेड लगा दे रही है, भैया पहले दो तब यूज करो। हाँ चलो देखो, तो ये हो गया बेटा इसके यूजेज जो हम लोग करते हैं किसका। ठीक है, किसमें अलग अलग जो एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, ईडी करंट के, वो चीजें हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, मोटर वगैरह है नहीं बेटा, ट्रांसफार्मर, मोटर नहीं था ना, कल चेक किया गया था। ठीक, लिखिएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा,
व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इट्स एप्लीकेशन? ट्रांसफार्मर क्या होता था? हाँ जी, ट्रांसफार्मर क्या होता था, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? हाँ, डीसी सप्लाई के लिए यूज होता है कि एसी के लिए? ट्रांसफार्मर डीसी को एसी में बदलता है। और लोग, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? अच्छा, हाई को लो में करता है, खाली हाई को लो में? अच्छा, लो को हाई में भी करता है, तो दोनों करता है। चलो देखो बेटा, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज इनवर्सली कह लो करंट, ठीक, कि वैल्यू को क्या अप एंड डाउन करना, इंक्रीज एंड डिक्रीज करना, ठीक। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उसी रेशियो में बेटा घटेगा, अब वोल्टेज घटाएंगे तो करंट उसी रेशियो में बढ़ेगा। फिलहाल जो आपने पढ़ा होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में दो आपने पढ़ा होगा, एक स्टेप अप और दूसरा क्या स्टेप डाउन। तो यहाँ पे दो आप पढ़ते हैं। फिलहाल ट्रांसफार्मर का काम है किसको, वोल्टेज की वैल्यू या वोल्टेज या करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना। क्या करना? इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है। तो ये मेन पर्पज है और काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। यहाँ पे दो कॉइल्स आपके लगाए जाते हैं बेटा, एक प्राइमरी आपने पढ़ा होगा, एक सेकेंडरी पढ़ा होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं उनमें नंबर ऑफ टर्न जितने फेरे लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्न के बेस पे ही हम लोग वहां से डिसाइड करते हैं वो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन। ये हाथ हटा लो बेटा, ये सब तो लोग सपोर्ट लगा लेते हैं, ये बंद हो जाता है ना। लगता है कि हम बड़े साइलेंटली हैं, लेकिन वो दिमाग भी साइलेंट हो जाता है। तो एक्टिव रहा करो है। तो उस केस में क्या होता है, स्टेप अप एक होता है, दूसरा क्या होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज की वैल्यू को क्या करना, इंक्रीज करना। जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो करंट को उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा। नाम वोल्टेज के बेस पे दिया है, करंट के बेस पे नहीं बेटा। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो उसे आप स्टेप अप कहेंगे। आप मतलब क्या, इंक्रीज करना, ऊपर करना, ठीक। तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है तो उसे स्टेप अप कहेंगे, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे उसे स्टेप डाउन कहेंगे, ठीक। इतने चीजें पूछी जाती। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन इज स्टेप अप एंड अदर इज स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा, इंक्रीज क्या, इंक्रीजेज द वोल्टेज और डिक्रीजेज द करंट, व्हाइल स्टेप डाउन डिक्रीजेज द वोल्टेज इंक्रीजेज द करंट, ठीक। अब वो कंडीशन आपकी होती है, अपने हर चीज हर इंस्ट्रूमेंट का पढ़ते हैं एफिशिएंसी। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो तो जितने जिस रेशियो में वोल्टेज को बढ़ाओगे उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, वोल्टेज यानी पावर की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अगर वो आइडियल होता तो, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर होता तो पी आई इंटू वी आई इक्वल टू क्या, अच्छा वी आई इंटू क्या, मैंने वी इंटू आई, V1 अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो अगर प्राइमरी वाले को आप आई पी से दिखा ले रहे हो, सेकेंडरी वाले को एस से दिखा ले रहे हैं, तो उस केस में बीपी इंटू आईपी इक्वल टू वीएस इंटू आईएस हो जाता है। लेकिन ये केवल आइडियल की कंडीशन में होता है, प्रैक्टिकली बेटा कोई आइडियल नहीं होता है। फिलहाल न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई होता नहीं है। हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी लॉस होती है। अभी आपने पढ़ा था ईडी करंट लॉस, ट्रांसफार्मर में आपके क्या होती है, कल आपको जो लोग रहे होंगे बताया गया था कि ट्रांसफार्मर के पास से गुजरी है तो वहां से साउंड आती है, हमिंग साउंड, वाइब्रेशन की साउंड आती है ना। तो एक तो वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी खर्च हो रही है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो किसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, हमारी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है क्योंकि आप सुन रहे हो, ठीक। हम बोल रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी हमारी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। ऐसे ही जब ट्रांसफार्मर सप्लाई वहां से ऑन रहता है तो उस कंडीशन में आपको उसमें हीटिंग भी होती है, ठीक। तो हीट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हो रही है, साउंड के फॉर्म में भी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो इसलिए हमेशा इनपुट से आउटपुट जो पावर होगा वो घट जाता है, ठीक है। इनपुट पावर की तुलना में आउटपुट क्या करता है, डिक्रीज किया जाता है। तो थोड़ा सा लिखिएगा, एडी का बेटा ट्रांसफार्मर, एडी क्या बनाएंगे, ट्रांसफार्मर लिखिएगा। बोले इट इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर में लिखिएगा इट इज ए डिवाइस, it is a device which rises or lowers, which rises or lowers the, which rises or lowers the, voltage in, 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 voltage
which rises or lowers the voltage in an AC circuit through mutual induction. अंडरलाइन कर लेना बेटा, AC circuit through mutual induction. सर ये करंट आगे बढ़ाया हुआ है। हाँ ये करंट आगे बढ़ाया हुआ है। हाँ अब ये नहीं, कल समझाया था थोड़ा सा। सब फार्मूला नहीं, फॉर्मुलेट नहीं होता होता है, उससे वैल्यू नहीं पूछी जाती, होता क्या है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक हो गया बेटा? वो सब आई सोल्यूशन वाला नहीं, नॉट आई सी प्लस आई डी वाला है, फार्मूला थोड़ा बदल जाता है। नहीं, उसकी वैल्यू एप्लीकेशन नहीं है अपने। तो लिखिएगा, क्या लिखा? थ्रू म्यूचुअल किसके? इंडक्शन। तो उस केस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारा क्या होता है, यहाँ से हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे। ये क्या होता है आपका? बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड है आपका? म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू पे आपका क्या होता है? बेस्ड होता है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए, तो बाद में झाड़ेंगे यार, अभी बाद में झाड़ लीजिएगा, बच्चे पढ़ रहे, खड़बड़ खड़बड़ हो रहा है, अभी बाद में झाड़ लिया। नहीं निकलेगा, जम जाएगा, तो आराम से सफाई करें बेटा। तो उसी को कहते हैं क्या बेटा? ठीक है, तो यहाँ से क्या लेते हैं, उसी को टर्म देते हैं हम लोग बेटा, क्या? एडी करंट कह लेते हैं। क्या करेंगे उसे? एडी आप करंट कह लेते हैं। तो इसके बेस पे आप दिखा देते हैं कि एडी करंट हो गया था, ट्रांसफार्मर कह लेते हैं। यानी कि जो हमारा वोल्टेज या करंट की वैल्यू को क्या करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसी को टर्म दिया आपने, क्या? ट्रांसफार्मर कह लिया। क्या नाम दिया उसी को? ट्रांसफार्मर कह लिया। ट्रांसफार्मर जो होता है बेटा, एक स्टेप अप लेते हो, दूसरा क्या लेते हैं आप? स्टेप डाउन लेते हैं। मोबाइल बंद कर लिया करो यार, बहुत इमरजेंसी ना रहे। अच्छा, फॉर्म अप्लाई करना है? मैं तो लोग को बता दिया करो, 3, 4, 5 बजे बाद फॉर्म भरा करो पहले। हाँ ठीक, तो कंडीशन से कह लेते हैं आप लोग क्या? ट्रांसफार्मर कह लेते हैं। लिखिएगा आगे बेटा, नेक्स्ट लाइन से देखिए, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ two coils. Transformer consists of two coils wound WOUND मतलब लपटे होते हैं, wound on the same core बाउंड ऑन द सेम कोर। ठीक, वो सेम कोर पे क्या होते हैं बेटा? लपटे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीजें होती हैं। अब ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है बेटा, हम लोग केवल एसी के लिए कर सकते हैं, डीसी के लिए नहीं करते हैं। रीजन उसका होता है क्योंकि डीसी में हमेशा जो भी आप देंगे, जो भी इनपुट देंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स में कोई फ्लक्स तो जनरेट होगा, लेकिन उसमें चेंज नहीं होंगी। और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक क्या, सेकेंडरी कॉइल से कोई आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका डेवलप नहीं होता है। तो उस कंडीशन में तब तक आपका कोई इंड्यूस नहीं होगा जब तक आपका क्या, उसमें चेंजेस नहीं होंगी। तो ये पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड only for AC supply, not for DC. Transformer is used only for AC supply, not for DC. हो गया? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, when a AC current passing through the primary coil, creates a continuously changing flux
continuously changing flux through the core, continuously changing flux through the core, continuously changing flux through the core, CORE, core मतलब जो सेंट्रल पार्ट आपका है, ठीक, through the core. This changing flux induces an alternating EMF. This changing flux induces an alternating EMF in the secondary coil. EMF in the secondary coil. EMF in the secondary coil. ओके, EMF in the secondary coil. ठीक, मिल गया. EMF in the क्या लिखा बेटा? सेकेंडरी कॉइल. तो सेकेंडरी कॉइल में आपका क्या होता है? वहां पे इंड्यूस EMF आपका डेवलप होता है. अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो आपको अच्छा सा बनाने आता होगा. देखो ये कंडीशन आपकी बनी, जैसे बना रहे हैं ऐसे आप बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा. स्टेप्स आपको दिख जाएंगे, नहीं तो फिर स्टेप दिखते नहीं हैं. तो स्टेप्स हम लोग बनाते हैं, फिर अदरवाइज वो दिखाई नहीं पड़ता बेटा. ठीक है, लेना हो गया जी. रुक जा बेटा. ऐसे मान लो आप सीधा करना है, वर्टिकली खींचने टेढ़ा हो जा रहा है. बनाओ. जब यहाँ पे नीचे वाले हम लोग करेंगे बेटा, तो एक साइड से उठाइए और दूसरे साइड पे ले जाके क्या करिए आप मिला दीजिए, या सीधा सीधा आप मिला दीजिए तो भी काम चल जाता है. लोग जो ऐसे मिला लीजिए. ये उसी स्टेप को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं बेटा. ठीक, ये मतलब पतले पतले स्टेप से मिलके हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं. चलो ठीक, मान लो बहुत सुंदर नहीं बन पाता है बट ऐसे बना लीजिए, जो समझा रहा हो समझ लें हम लोग. इसमें कंडीशन क्या होता है, इसी को हम लोग कोर कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? कोर कहते हैं. ठीक, इसमें एक हम लोग ले लेते हैं प्राइमरी कॉइल. दिस इज कॉल्ड क्या? प्राइमरी कॉइल. इसके थ्रू हम लोग एसी इनपुट देते हैं. क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? एसी इनपुट. और दूसरा वाला जो लेते हैं वो सेकेंडरी कॉइल.
This is the secondary coil. देखो यहां से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बेटा, इसे NP से दिखा लेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे NS से दिखा लेते हैं। इसे कहेंगे प्राइमरी कॉइल, ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी कॉइल, ठीक। क्या कहेंगे उसे? सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हैं बेटा, इसके थ्रू जो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स है, उसी के बेस में हम लोग बोलते हैं बेटा ये स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। यानी जो ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हो वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, वो डिपेंड करेगा इनके NP और NS की वैल्यू पे। अगर NP की वैल्यू ग्रेटर है, NS की वैल्यू लेसर है, तो उस केस में वो वोल्टेज की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, ठीक। तो उसे कहेंगे स्टेप डाउन। अगर NP की वैल्यू लेसर है और NS की वैल्यू ग्रेटर है, तो वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, उसे बोलेंगे स्टेप अप। तो एक कंडीशन होता है स्टेप अप का, दूसरा कंडीशन होता है स्टेप क्या? डाउन का। एक स्टेप अप है, दूसरा क्या है आपका? स्टेप डाउन है। तो उसके बेस पे हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो बना लीजिए पहले। तो वन हुआ स्टेप अप, अदर हुआ बेटा स्टेप डाउन। बनाइए जल्दी से। मान लो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके थ्रू हम लोग यहाँ से आउटपुट ऑब्टेन करेंगे, ठीक। हो गया? बन गया सबका? जल्दी करो। अच्छा ये बता दो, आपके घरों में जो सप्लाई आती है जहां से, मतलब जो आपके घर के नियरेस्ट में ट्रांसफार्मर लगा होता है, कोई बोलेगा नहीं हाथ उठाना है, वो स्टेप अप वाला होता है या स्टेप डाउन वाला? जो आपके घर के पास में ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन होता है? हाँ बताओ। जो ट्रांसफार्मर आपके घर के नियर में लगा होता है बेटा, जहां से सप्लाई आपके घर को आती है, ठीक, वो स्टेप अप या स्टेप डाउन? कि चाहे जो भी जोड़ दे, किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं यार। अरे कम से कम जो अपने यूज की चीज है उसको तो जानते रहो भैया लोग। क्या अच्छा, इतना कहने के बाद दो चार हाथ उठ गए हैं, बढ़ गए। चलिए साहब, पीछे पहले कौन कौन हाथ उठाया था? आप। चलिए आप भी पहले बताओ। स्टेप डाउन होता है। आपके घर वाला कौन सा बेटा? डाउन ही है क्या? अप है? आप डाउन और आप अप होता है। 3 लोगों के घर में स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है नियरेस्ट में, और इन्हीं के यहाँ स्टेप अप वाला लगा। अब बता दिया काहे के लिए स्टेप अप है जी? बैठे तो नहीं मारता तो कम रहता है, जब मारता है तब ज्यादा होता है। जब मारता है तब ज्यादा होता है, नहीं मारता तो कम होता है, इसलिए वो स्टेप डाउन अप है। सर जो बाहर से लेकर आता है, वहाँ जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पर अब पहले वहाँ से हमारे पास जो आता है वो कम ही आता है, कम आता है, वोल्टेज कम करके भेजता है। लेकिन जब हम उसका यूज करते हैं तो अरे कम करके भेजता तो ये सब कटिया कनेक्शन लगा लेते हैं यार, है ना? क्या रहेगा? अगर ऐसा होता तो रास्ते भर में ही सब लोग अपने घर के पास से जाता, वही कटिया कनेक्शन लगा दे, कनेक्शन लेने जाते। तो वही तो आता है। अरे भाई जहाँ प्रोडक्शन होता है वहां से आपके शहर तक किस वाले पोल से आता है? उसी बड़े वाले से आता है। हाँ बैठो। हम घर के पास वाला पूछ रहे हैं। हाँ
तो वही तो पूछा है, अभी कहाँ हम बदल रहे कि हम नहीं बाहर वाला पूछ रहे, हम घर के पास वाला ही पूछ रहे हैं। चलो देखो बेटा, होता क्या है, जो हमारे घर के रियर में ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, वो स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन होता है, ठीक। और जो आपके घर का सॉरी आपके शहर का जो मेन पावर हाउस होता है, जैसे अपने बस्ती में है गिदई पावर हाउस, जो मेन पावर हाउस होता है वहां पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही लगा होता है, क्योंकि जो जहां से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जहां से होता है उसको स्टेप अप लगा के पहले क्या हाई वोल्टेज तक पहुंचाते हैं। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया था तो उस समय बोला गया था करंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अदर एट हायर वोल्टेज ड्यू टू डिक्रीजिंग द एनर्जी लॉसेज। एनर्जी लॉसेज के वैल्यू को घटाने के लिए जो ट्रांसमिशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वो हमारा हाई वोल्टेज पे किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है डीसी का ट्रांसमिशन हम लोग क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं करते हैं, क्योंकि डीसी की कंडीशन क्या है, उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते। जिस वोल्टेज पे वो जनरेट होगा उसी वोल्टेज पे उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसे मानो कोई बैटरी या कोई भी आप जनरेटर लगा दिया, जनरेटर जितनी वोल्ट पे वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को डीसी वाला, उतने ही वोल्ट पे आपको क्या करना है, उतनी ही वोल्ट पे वो ट्रांसफर करेगा, उसको अप या डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एसी में कंडीशन क्या है, जरूरत के अकॉर्डिंग आप बढ़ा लेते हो, जरूरत के अकॉर्डिंग आप घटा लेते हो। तो चूंकि जब हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो एनर्जी लॉस की वैल्यू घट जाती है, तो उसी को रिड्यूस करने के लिए आपके शहर से, ठीक है, शहर तक आने वाला जो आपकी सप्लाई होती है पावर हाउस से, यानी जहां से हमारा क्या प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से वो लगभग 33,000 वोल्ट पे होता है बेटा। कितने पे? 35,000 वोल्ट। आपके शहर का जो पावर हाउस है वहां पे उसे रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, इसको 11,000 वोल्ट पे। कितने पे? 11,000 वोल्ट। कभी कभी आप पोल पे देखते होंगे एक आता डेंजर 11,000 वोल्ट, ठीक। तो 11,000 वोल्ट वही है बेटा। और ये 11,000 वोल्ट को जो आपके फिर घर के पास में ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये अगेन रिड्यूस करता है कितने पे? 220 वोल्ट पे, ठीक। कितने पे? 220 वोल्ट पे। ये आपके घर पे यही 220 वोल्ट वाली सप्लाई आती है बेटा। बात अलग है कि रीडिंग घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन जो रीडिंग आपको है, अब जो रीडिंग जो जाती है 220 वोल्ट पे सेटअप रहता है, ठीक। यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई आपके घरों तक क्या करती है, वो सप्लाई दी जाती है। तो एक बार यहां से क्या किया, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब स्टेप कौन सा? डाउन लगाएंगे। फिर यहां से इतना हुआ, इसको फिर रिड्यूस किया, फिर आप कहोगे स्टेप डाउन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 बार ट्रांसफार्मर लगाने का जरूरत है, केवल लगा के 220 पहुंचा दिया जाए। आप पहुंचा लेंगे बेटा ना, लेकिन उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करेंगे ना, जैसे आपको यहाँ 1/3 किया, फिर आपको रिड्यूस किया, अगर लगातार डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए वो ज्यादा हैवी पावर के क्या ट्रांसफार्मर की यूज होगी। दूसरी चीज है, आपके शहर के पावर हाउस से आपके घर तक आने में फिर आपको एनर्जी लॉसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमें करना क्या, एनर्जी लॉस को रिड्यूस करना है। लेकिन अब बोलोगे 35,000 वाला क्यों नहीं ले आते, फिर शहर में अंदर ले आए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, पीछे पढ़ा था ना, जितना हाई वोल्टेज या करंट सप्लाई होगी उतना ही सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ज्यादा डेवलप करेगा। अब पता है शहर में आप सप्लाई ला रहे हो, आपके छत के ऊपर से जा रहा है, छत पे गए थे घूमने और लेके चला गया आपको ऊपर, हाँ, ठीक। तो कंडीशन क्या होगा, वो अपने सराउंडिंग में इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है कि 4-6 फीट दूर से ही आपको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए आपने कभी कभी ऐसे न्यूज कभी सुनने में आ जाता है कि कहीं से जा रहा था, किसी ने कुछ मेटेलिक चीज ऊपर लेके क्या किया, जा रहा था, पकड़ लिया ना, ठीक। तो कंडीशन उसका वही होता है बेटा। इसीलिए उसको रिड्यूस करते हैं कितने तक, 11,000 तक। 11,000 से फिर से आपके घरों तक आने के बाद फिर से रिडक्शन होता है कितने पे, 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो फिलहाल स्टेप कौन सा यूज करते हैं हम लोग, डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। और फिर आपके मोबाइल कैसे चार्ज होती है जी, मोबाइल तो सबके पास है एटलीस्ट, हाँ हाँ जी जी हाँ। तो वहाँ किस चीज की जरूरत पड़ती है, डाउन की अप की? वहां पे भी डाउन। कितने वोल्ट पे होता है चार्ज आपके मोबाइल? 1.5 से 2.5 वोल्ट। यही कौन कंपनी है जी? 220 पर ही होगा, लेकिन चार्जर होता है 5 वोल्ट। 220 वोल्ट तो चार्जर में जा रही सप्लाई ना, चार्जर उसे रिड्यूस करके फिर से क्या, जो भी आपको अलग अलग कंपनियों का 4 वोल्ट से 3.5 वोल्ट से लेके और 5 वोल्ट के बीच में ज्यादातर पाई जाती है कंपनियों के जो चार्जर आपके होते हैं, ठीक। हाँ, अरे पहले वाला 2.5 वोल्ट का आता था यार,
जब हम लोग कीपैड वाला यूज करते थे वो भी 2.5 वोल्ट, वो भी 3.5 वोल्ट पे चार्ज होता था। ठीक, अब तुम्हें डुप्लीकेट दे दिया होगा, है ना। चलो ठीक बेटा, तो उस केस में क्या होगा, इसीलिए अलग अलग कंपनियों के जो चार्जिंग वोल्टेज है ना, इनपुट, वो अलग अलग होता है। ठीक, हाँ, मुंह में डाल तभी नहीं मारता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। चलो ठीक, तो उस केस में क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू कम होती है, इसी तरह से आप बैटरी जो लेते हैं ना, घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, आप उसके टर्मिनल को टच करिए तो क्या होता है, झटका आता है क्या? नहीं पता चलता, क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट की है। ठीक, लेकिन अगर वही 220 वोल्ट का होता तो क्या करता, वो भी आपको झटका मारता है ना। तो चलो ठीक है, फिर आप, तो हम लोग लिख देते बेटा ट्रांसफार्मर, इसको इरेज करें फिर हम। चलिए, तो ये कंडीशन आपका होता है। अगला, हाँ जी, जब 12 वोल्ट बहुत चीज चल जाते हैं तो घर में 12 वोल्ट वाला करना चाहिए, तो उससे भी मने मरेगा नहीं। कोई मरेगा नहीं, तो अपने यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट होता है 220 वोल्ट पे चलता साहब। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट को 12 वोल्ट पे बनाना चाहिए कि यूजफुल है, और अगर इसको मिल जाए तो मरेगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 12 वोल्ट पे जब बढ़ाओगे ना, तो आपके घर में ही यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जाने में ही बहुत सारी एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, बल्ब बनाते हैं छोटा छोटा, हाँ आता है छोटा छोटा बल्ब, लेकिन तुम छोटे छोटे बल्ब क्या जगह लगाओगे? हाँ, ये कह रहे हैं कि जैसे 12 वोल्ट से आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, तो घर में 12 वोल्ट वाले इंस्ट्रूमेंट लगा के सब यूज किए जाए। ठीक, तो उसके इसमें आपका पंखा क्या करेगा, आपको हाथ से नचाना पड़ेगा। हाँ ठीक, चलो देखो लिखिए। हाँ डीसी आता है, डीसी आता है फैन, लेकिन वो पता है आपके सर के नीचे लगाते हैं पीछे, तब जाके कान में हवा आता है। हाँ कौन सा झटका, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप अगर 50 वोल्ट पे मारा जाता है आपको झटका लगेगा, इन पे अगर 100 वोल्ट मारा जाता हो सकता ना लगे, तो आपकी कैपेबिलिटी भी डिपेंड करेगी ना। ठीक, जैसे अगर कुछ लोग एक थप्पड़ मारते लोग गिर जाते हैं, कोई लोग हिलते ही नहीं है, तो हमारी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक, चलो देखो, मतलब आप 100+ में मारिए तब फिर आपको लगने लगेगा है। ठीक, चलो लिखो बेटा, लेकिन ट्राई मत करना कि सर कहता है वोल्टेज हमारे घर में कम आ रहा तो हम देखते हैं मार रहा है कि नहीं। हाँ बेटा, वो तो 220 वोल्ट ही रहता है बेटा, उस पर जो कॉयल होता है, एलिमेंट होता है, उसका यूज 220 वोल्ट ही होता है। वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना, वहां तो हीटिंग आपकी होती है। जब उस पर आप कोई मेटालिक स्लैब रखते हो तो क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, वो 220 वोल्ट ही रहता है। जितने घर में इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल को छोड़ दो, तो ऐसे चार्जिंग डिवाइसेस छोड़ दीजिए, वो सारे के सारे 220 वोल्ट ऑपरेटिंग होते हैं। ठीक, चलो लिखो, क्या बोल रहे थे बेटा? अच्छा फिगर खाली बनाए हैं, तो लिखिएगा ट्रांसफार्मर कैन, नीचे लिखिए पॉइंट करके, ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज either voltage or current, increase or decrease either voltage or current, but not both simultaneously, but not both simultaneously, but not both simultaneously। हो गया? अगला पॉइंट, बट नॉट बोथ, क्या लिखा है बेटा? साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, ट्रांसफार्मर। अच्छा ये बताओ, जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, उससे क्या आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? एसी जो सप्लाई आपके घरों में आता है, करंट आता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया? करंट इलेक्ट्रिसिटी कम का पर डाले आप। अपने यहाँ आने वाला जो सप्लाई है करंट की, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? कितने हर्ट्ज होता है? 50 हर्ट्ज होता है। अरे कुछ तो याद रखो यार। हाँ कितने हर्ट्ज का होता है? 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट जो सप्लाई अपने घरों में आती है। आप देखो इंस्ट्रूमेंट पे आपका लिखा होता है 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। ठीक, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कितना? 220 ऑपरेटिंग दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर बोला जाता है, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, स्टेप डाउन,
तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएगा कौन घटाएगा? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्या कोई बढ़ाता घटाता है या नहीं? और बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा? क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा? कुछ नहीं पढ़ के आते यार, एग्जाम कुछ दिन बचे हुए हैं, महीने भी कम हो गए, हाँ फिर भी नहीं पढ़ते हो। गोलियां भरना कोई टेंशन नहीं है, हाँ 220 से क्या अब तो 180 फिर से कर दिया, हाँ चलिए क्या करें, होता है? कौन बोला होता है? फ्रीक्वेंसी अच्छा होता है सर, कौन वाला बढ़ाता है कौन घटाता है? बढ़ा देता है, स्टेप डाउन घटा देता है। वो तो वोल्टेज है साहब। अच्छा झंझनाट की आवाज सुनाई देती है, अच्छा हाँ और 220 बार नहीं सुनाई देता है। पढ़ के बोला करो यार, काहे वो बिहार वालों की तरह जो है, हाँ ऐसा वो वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है वहां पे फील्ड डेवलप करता है, इसलिए वो वाइब्रेशन आपको सुनाई पड़ता है, ठीक है फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं सुनाई पड़ता है, ठीक। अब ऐसा मत कहीं बोल देना यार, नहीं तो पता लगा कॉलेज में जाके कह दो हमारे यहाँ क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, ठीक। याद रखेंगे ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो। फ्रीक्वेंसी डज नॉट अफेक्टेड बाय क्या, किससे? ट्रांसफार्मर खाली वोल्टेज करंट की वैल्यू को घटाता बढ़ाता है, फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है, जो आपको घरों में सबके यहाँ क्या सप्लाई आती है, ठीक फ्रीक्वेंसी सबके, ऐसा थोड़ी कि अपने यूपी वालों के लिए अलग से क्या बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, बस्ती वालों के लिए अलग से बनाया गया, दिल्ली वालों के लिए अलग से बनाया गया, सबके लिए सेम रहता है ना, ऑल वर्ल्ड कह लो वही फ्रीक्वेंसी यूज होती है, ठीक। अगर किसी कंट्री में फ्रीक्वेंसी अदर देन 50 हर्ट्ज होगी तो वहां के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वर्ल्ड वाइज क्या होता है फ्रीक्वेंसी हर जगह 50 हर्ट्ज ही क्या होती है, जितनी बनाई गई, जहां से भी हमारे देश में क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो सारी चीजें कितना 50 हर्ट्ज। जैसे आप देखते होंगे अगर आपके घर में कोई फॉरेन में रहने वाला हो तो अपने यहाँ जो चार्जर वगैरह का पिन होता है थोड़ा अलग होता है, वहाँ के चार्जर के जो पिन वगैरह आते हैं या टच वगैरह आप मंगाते होंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उसका पिन वगैरह जो है डिफरेंट शेप के आते हैं, अलग होता है, इस वाले आपका उसमें क्या सेट नहीं होता है, ठीक। तो रीजन है वो सब कुछ चेंज होता है, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वहां से ला के यहाँ लाओगे तो कबाड़ा कोई मतलब नहीं निकलेगा, मतलब आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो लिख लो यार, लिख लो, लेकिन लिखी ना लिया करो, कभी कभी पलट के भूल के देख भी लिया करो, वो तो करते नहीं तुम लोग, हाँ लिखो। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC। हो गया, ये AC के फ्रीक्वेंसी को बेटा चेंज नहीं करता है, ठीक। आगे लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो लिया जाता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल हमारा कनेक्शन आपका होता है, ठीक है, बाइंडिंग जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक नहीं होते, मतलब जो बाइंड आप देखते होंगे जो कभी भी ट्रांसफार्मर की जो स्ट्रिप्स बनाई जाती है ना वो लेमिनेटेड बनाई जाती है, इसी तरह से जो उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बनाए जाते हैं ना वो भी लेमिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के क्या रहेंगे तो दिखने में टच में, लेकिन वो वहां पे बीच में इंसुलेशन होता है, यानी कि एक दूसरे में टच नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकली टच नहीं करते, फिजिकली टच करते हैं बट इलेक्ट्रिकली वो टच नहीं करते हैं, ठीक। इसीलिए जो वायर उस पे लगे होते हैं वो भी इंसुलेटेड लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन between the winding, there is no electrical connection between the winding but between the binding but they are linked magnetically, but they are linked magnetically, but they are linked magnetically, they are linked magnetically। हो गया,
एक टर्म पूछा जाता है बेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है उनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई बताएगा? क्या हो, सोच के बताना है, कोई जरूरी नहीं रटा हो आपका। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग, जैसे ये प्राइमरी बाइंडिंग कहलाएगा और ये वाला सेकेंडरी कहलाएगा बेटा, तो इनके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी जो बाइंडिंग है उनके बीच का प्रभावी प्रतिरोध हिंदी में बोलेंगे, क्या होगा बताओगे? याद रखिए, चूंकि दूसरे से टच में नहीं है बेटा, और जो चीजें टच में नहीं है यानी कि वहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिया जाता है। जैसे एयर में करंट नहीं फ्लो कर रही है ना, तो हम लोग इंसुलेटर मानते हैं, इंसुलेटर मतलब क्या? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। Effective resistance between primary and secondary winding is infinite. Effective resistance between primary and secondary winding is infinite. प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है बेटा वो आपका इनफाइनाइट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट, ठीक। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। आगे लिखिए, अब जो फ्लक्स हमारा चेंज होगा बेटा पर टर्न, ईच टर्न से जो फ्लक्स चेंज होता है, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ईच टर्न से जो फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में उतना ही हम लोग मानते हैं कहां से पास आउट हो रहा है, सेकेंडरी से। आइडियल की कंडीशन में, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पर टर्न फ्लक्स चेंजेस थ्रू कहां से, प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू सेकेंडरी। तो लिखिएगा, in case of ideal transformer, the flux per turn of each coil, must be same, that is phi s और phi p क्या होगा बेटा? phi s इक्वल टू phi p, ठीक। और जब हम लोग रेट की बात करेंगे, इसी के किसकी बात कर लेंगे, रेट की बात करेंगे, तो माइनस डी फाई एस अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी फाई पी अपान कितना, डी टी हो गया बेटा, अपान डी टी। तो रेट आप जब अगर फ्लक्स की वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी पर टर्न में सेम है तो वहां से रेट भी जो होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी पर टर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर प्राइमरी कॉइल में आपका कितने हैं, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में एनपी है, एनपी दिखाया बेटा ना, प्राइमरी वाले में कितने हैं, एनपी है, और सेकेंडरी वाले में कितने हैं, एनएस है। तो उस कंडीशन में तो ईच टर्न से इतना हो रहा है ना, तो अगर एन टर्न होंगे तो वहां से उतना टाइम क्या कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नीचे लिखिएगा, लिखिए, इफ NP and NS are number of turns in primary and secondary coil, and BP and BS are input voltage to primary coil, and output voltage to secondary coil respectively,
आउटपुट वोल्टेज टू सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। हो गया, सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड ईपी इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी, ईपी बेटा, ईपी एंड ईपी इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी, ठीक। ईपी इज इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी एंड ईएस इज अगले इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखते हैं, ईएमएफ इन प्राइमरी एंड ईएस इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी, in secondary coil and phi flux linked with primary as well as secondary coil, phi flux linked with primary and secondary coil, and IP and IS are current in primary and secondary coil, लिखिए। then for an ideal transformer, देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग लिखेंगे बेटा, तो जो हमारा P आउटपुट होगा और P इनपुट जो होगा वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन होती है बेटा, जितना इनपुट देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। और जब एनर्जी लॉस नहीं है, चूंकि P इक्वल टू आपने पढ़ा V इंटू आई, फॉर्मूला पढ़ा होगा P इक्वल टू कितना, V इंटू आई, तो यहां से लिख लेंगे आउटपुट मतलब VS इंटू IS, और ये होगा कितना बेटा, BP इंटू IP। अब अगर यहां से VS अपान BP करें, ठीक, VS अपान BP करें, तो उस कंडीशन में जो लोग, और एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारा BS यानी कि सेकेंडरी कॉइल में आपका क्या है, आउटपुट है, वही EMF के हम लोग बराबर लेते हैं, उसके EP के क्या होगा, ES के बराबर, और BS के BP की वैल्यू हो जाएगी EP के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में BS इंटू IS यहीं पे करें, एंड सिंस VS इक्वल टू ES एंड VP इक्वल टू कितना, EP, सो अब हमें रिलेट करना है बेटा, अगर ES अपान EP की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ES अपान EP की वैल्यू करोगे, तो इस फार्मूले से हम लोगों ने पढ़ा था, जितना नंबर आप टर्न्स बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहीं से हो जाएगा ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP इक्वल टू BS अपान BP इक्वल टू IP अपान, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर BS ज्यादा होगा तो IP कम, यानी BS ज्यादा IS कम, BP ज्यादा तो IP कम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए आपको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, वोल्टेज के। तो यहां से दिखा देंगे, हाँ, इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के भी कहा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इंपॉर्टेंट कर लेना, खूब न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं इससे बेटा। इस फार्मूले पे ढेर सारे आपको न्यूमेरिकल बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक। अब एक चीज आपने आगे पढ़ा होगा तो याद हो, जो हमारा VP और VS होते हैं ट्रांसफार्मर से बेटा, जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होगा
वो दोनों पूछा था सेम फेज में होते हैं या अपोजिट फेज में होते हैं? सेम फेज मतलब जैसे जैसे इनपुट वाला बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, या अपोजिट फेज में होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा? हाँ, ट्रांसफार्मर में बीएस और बीपी का जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं या अपोजिट फेज में होते हैं? कोई बताएगा? कलर पेन से यूज कर लीजिए। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो इनपुट वाला ग्राफ होता है जब वो पॉजिटिव में जाएगा तो आउटपुट वाला म्यूचुअल इंडक्शन पे हो रहा है ना, तो एक प्लस में तो दूसरा वाला कहाँ रहेगा? माइनस में। तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है, अपोजिट फेज में होते हैं। तब तक करिएगा, लिखिए। ठीक है। इन transformer BS and BP are in transformer BS and BP are in opposite phase, that is phase difference between BS and BP is pi. Phase difference between VS and BP is phi. हो गया? और अगर ट्रांसफार्मर बेटा आपका आइडियल है तो उस केस में हम लोग एनर्जी कंजर्व मानते हैं, बट ऐसा होता नहीं, ध्यान रखेंगे। केवल आइडियल कंडीशन में ही पावर एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है। एनर्जी भी लॉस होती है हमारी और पावर भी लॉस होता है। ठीक, के को लिख लेना यहाँ बेटा। के लिखा है क्या है? वेयर के को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपका होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, स्टेप डाउन के लिए 1 से क्या होगी आपकी? छोटी होगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, जब स्टेप अप कहेंगे के की वैल्यू मोर देन 1 क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, और जब स्टेप डाउन कहेंगे तो के की वैल्यू लेस देन 1 क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू क्या करता है? घटता है। यही चाहे लिख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर आपका ट्रांसफार्मर बेटा कैसा स्टेप अप है तो के की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? 1, एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के की वैल्यू लेस देन 1 होगा। स्टेप अप के लिए के की वैल्यू मोर देन 1, स्टेप डाउन के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो एक के लिए बेटा मोर देन 1 होता है, दूसरे के लिए क्या होगा आपका? लेस देन 1 होता है। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के। ठीक हो जाएगा। अब अगला लिखिएगा, सब हेडिंग करिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ये हो गया है तक? लिखिए, बोले। अभी शुरू में समझाया था बेटा कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमारे 2 कैटेगरी के बांटे जाते हैं। तो हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, तो यहाँ पे 2 टाइप का, एक हम लोग बोला था क्या बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे NAS ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? NP। और डायग्रामेटिकली जब दिखाते हैं बेटा तो सिंबल हम लोग इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा इनपुट है, इनपुट AC, ये कोर को दिखाता है। ये जो हम लोग इस तरह से करते हैं उसी को कोर जो ट्रांसफार्मर का उसको रिप्रेजेंट करेगा। और आउटपुट जो आपका है यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से आउटपुट आप ले लेते हैं, ये आउटपुट मिलता है आपका। फिलहाल आउटपुट भी AC ही रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक,
यहाँ पे ये NP है और ये NAS है। अगर इस तरह से सिंबलाइज करके आपको पूछा जाए दिस इज द टाइप ऑफ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर NAS की वैल्यू देखो, NAS यहाँ ज्यादा दिख रहा है, NP की वैल्यू क्या है? कम है। तो अगर NAS की वैल्यू ज्यादा है, NP की वैल्यू कम है, तो इसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जब NP ठीक NAS ग्रेटर देन NP है तो VS की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? BP होगा, या कह लो ES की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? EP होगा। सो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन IP हो जाएगा। IS की वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन आपका IP होगा। और K की वैल्यू पहले हम लोगों ने कहा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से क्या होता है? स्टेप अप है तो 1 से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो K की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1, तो ये कहलाया है स्टेप अप। तो लिखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लिखिए those transformer which increases the voltage and decreases current, called step up transformer. Those transformer which increases the voltage and decreases the current are called step up transformer. तो उसी को नाम देते बेटा कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा लीजिए चार्ट में। दूसरा होगा स्टेप डाउन बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखो, स्टेप डाउन में क्या होता है? यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल होगा ठीक, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज्यादा होंगे बेटा। ये प्राइमरी वाला हो गया ठीक, ये प्राइमरी वाला हो गया। तो यहाँ पे आपका NP और ये हमारा सेकेंडरी होगा, जहां से हम लोग आउटपुट लेंगे। ये आउटपुट है, यहाँ पे लिख लीजिएगा इनपुट ऊपर, इनपुट AC आउटपुट AC। यहाँ पे ये हो गया NAS, ये था NP। तो स्टेप डाउन में करेंगे NP ग्रेटर देन क्या? NAS। सो BP ग्रेटर देन VS और ES EP ग्रेटर देन ES एंड IP लेस देन क्या? IS। K की वैल्यू लेस देन 1। तो प्राइमरी वाला स्टेप अप वाला लिखिएगा, फिर एक लाइन होगा स्टेप डाउन में। स्टेप अप लिखिएगा, हेडिंग करना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिखिएगा। बोले ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर decreases the voltage and increases the current. Step down transformer decreases the voltage and increases the क्या? Current. वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करता है और करंट की वैल्यू क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, अब ऐसे बना के नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कल करके आइए इस पे, फिर और कल करा देंगे। ढेर सारे क्वेश्चन बेटा इस पे बनते हैं। ठीक, हाँ नहीं बीच का है ट्रांसफार्मर के बारे में और कहानियां अभी बची हैं, क्लासेज वगैरह कैसे क्या क्या होता है। कल ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिया। आलो जाके देख लिख लिए, देखिए। और लास्ट क्लास में क्लास चल रहा है क्या? सबसे लास्ट वाले में चलाओ, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट कमरे में अपना बोर्ड उठा लाया जाए।
अच्छा लगा। सबसे लास्ट वाले में, पुलिस वाला में, सबसे लास्ट वाले में हमको सबसे लास्ट वाला में नहीं खाली है ना। आप 3 लोग चले जाओ, आप चले जाओ, 3 लोग और चले जाओ बेटा। वहां से बोर्ड उठा लाओ, तो वहीं पे बोर्ड अपना ही पड़ा हुआ है, उठा लाओ। 2 लोग और चले जाओ। हो गया बेटा, कर लिया? ये हो गया बेटा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बेस पर हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं। अप वाले में रहेगा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, ठीक। डाउन वाले में रहेगा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। ये वाला वोल्टेज को क्या, सॉरी वोल्टेज को घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा। ये वाला वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट की वैल्यू क्या करेगा, घटाएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, इसी को हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ढेर सारे बेटा न्यूमेरिकल बनते हैं। जब हम लोग अभी कल एफिशिएंसी वगैरह पढ़ेंगे, क्या होता है यहाँ पे जो नॉर्मल अगर उसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की नहीं दी रहेगी, तो उस केस में ऑलवेज हम लोग जो है, ठीक। रुक जाओ बाकी 2 लोग कहाँ रह गए हैं, देखना सेंटर में करके रख दो बेटा। आओ उधर किसका लो, हाँ थोड़ा सा और। हो गया, चलो ठीक। ये कंडीशन आपका हो गया बेटा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। अब कल क्वेश्चन करके लाइएगा, बाकी कल करवा देते हैं, ठीक।